तो क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा नया जो चैप्टर है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि टर्म कौन कौन से यूज होंगे इलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, कि मतलब सिंबल्स क्या होंगे। हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल कैसे कैसे पहचानेंगे कि क्या लगा हुआ है, कौन सा सर्किट है, कैसा क्या है। ठीक है, तो अगर कहीं पर ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये लगा हुआ है सेल। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, सेल। ठीक है, और अगर कहीं पर ऐसा कुछ लगा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये लगी हुई है बैटरी। ठीक है, ये क्या लगी हुई है, बैटरी। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, अगर कहीं ऐसा कुछ लगा हुआ है, दोनों इक्वल हैं, मतलब इनके जो इधर वाले देख लो जो टर्मिनल्स है वो क्या है, इक्वल हैं, तो ये लगा हुआ है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। ठीक है, या फिर कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर देखा होगा जो फैन में लगा होता है, वही है। ये क्या है, अगर ऐसा कुछ लगा हुआ तो ये क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, और अगर कहीं पर ऐसा कुछ है, मतलब दो दो तीन तीन वायर एक जगह से निकली हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर लगा हुआ है जंक्शन। यहां पर क्या लगा हुआ है, जंक्शन। मतलब जहां एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड है वहां पर क्या है, जंक्शन। वो चीज क्या लगी हुई है, जंक्शन। ठीक है, कोई डाउट? चलो, अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो ये लगी हुई है हमारी की। ठीक है, अब की क्या है, वही चुटपुट वाली बटन। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे भी दिखाई जा सकती है, देखो ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है, की। ठीक है, तो ये क्या है, की। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो वो है हमारा इंडक्शन। ठीक है, वो क्या है हमारा, इंडक्शन, जैसे हम प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडक्शन। ठीक, और कुछ सिंबल लिखते हैं। अगर यहां पर कुछ ऐसा लगा हुआ है, चाहे ऐसे बोल दिया जाए, देखो ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस धारा नियंत्रक। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस धारा नियंत्रक। ठीक है, कोई डाउट? ये क्या है, धारा नियंत्रक। कभी कभी ये ऐसा भी लगा होता है, ठीक है, तब भी कभी कभी ये ऐसा भी लगा होता है। ठीक है, धारा नियंत्रक। ठीक है, इन दोनों में से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो क्या है, क्लोज लूप है। ये क्या है, क्लोज लूप है। ठीक, समझ में आया? ये क्या है, क्लोज लूप है। मतलब जो लूप है पूरा वो क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। ये हमारा क्या है, क्लोज लूप है। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक। और अगर कहीं कहीं पर देख रहे हैं तो जो बल्ब होते हैं वो कुछ सही से दिखाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लगा हुआ है तो वहां पर क्या लगा हुआ है, बल्ब। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ सिंबल। ठीक, कोई डाउट? बता दिया जाए। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ सिंबल, ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक, बता दें। चलो देखो, तो अगला डिस्कशन, हम सबसे पहला डिस्कशन कर रहे हैं चार्ज पे। ठीक है, कि चार्ज होता क्या। तो पहला डिस्कशन है हमारा चार्ज। अब देखो, समझाते हैं चार्ज होता क्या है।
चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है, अब जो चार्ज होता है वो क्या होता है, देखो वैसे चार्ज की डेफिनेशन बोले तो अनडिफाइंड। ठीक है, चार्ज की डेफिनेशन देखें तो क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है, तो हमारा डिस्कशन किस पे है, चार्ज पे। तो चार्ज होता क्या है, देखो कि अगर कहीं पर जैसे मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास, और कंडक्टर में क्या कर दिया जाए, कंडक्टर कोई इंडक्शन मेथड या फिर किसी भी मेथड से, ठीक है, देखो कंडक्टर में अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, अब चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो या फिर इलेक्ट्रॉन डालो, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, कौन सी, मतलब जो क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट हो जाती हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो टाइप से दिखाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप से दिखा सकते हैं, एक हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, जैसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। दूसरा हम दिखा सकते हैं पोटेंशियल से, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर या फिर विभव पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल से दिखा सकते हैं, दो टाइप से दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से दिखा सकते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस से दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर पोटेंशियल से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो दूसरा हम पोटेंशियल से दिखा सकते हैं, जैसे हम विभव कहते हैं। ठीक है, विभव विभवांतर क्या है अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाती हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम मैग्नेटिक फील्ड को देखें, इसको देखें, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसे कैसे दिखाते हैं, बी से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ई वेक्टर बी वेक्टर, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब होता क्या है, यहां पर जो चार्ज फ्लो डिफाइंड है, ठीक है, चार्ज फ्लो चलो हम आगे देखेंगे, तो Q इज इक्वल टू बोला जाता है प्लस माइनस एनी। मतलब क्या है इसका, कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा ना, ये जो प्लस माइनस एनी दिया गया है, इट मींस यही है कि अगर हम Q को देखें तो Q का जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्लस का एनी होगा या फिर Q इज इक्वल टू माइनस का एनी होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो होल मल्टीपल होंगे, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर तीन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ठीक, मतलब कभी जो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, है ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए, है ना। जैसे हम मार्कर लेने जाएंगे दुकान पे, मार्कर ले लो, किताब ले लो, तो हम कभी ये थोड़े नहीं मांगते कि हमें आधी किताब दे दो। ठीक है, इजंट इट, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी ये थोड़े से मांगते हैं कि हमें आधा मार्कर दे दो। ठीक है, तो इसी तरह जो चार्ज होता है या तो एक होगा या फिर दो होगा, मतलब ये जो नंबर है, मतलब हो सकता है जो चार्ज हो, जैसे ऐसा लिख लो, देखो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कुछ भी लिख लो, मान लो n की जो वैल्यू है 0 1 2 3, है ना, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, मतलब कभी हो सकता है कि q इज इक्वल टू प्लस का 2e हो। ठीक है, कभी Q इज इक्वल टू हो सकता है माइनस का 2e हो। मतलब यही है कि होल मल्टीपल होंगे, या फिर एक या फिर दो, फिर या फिर तीन। तो Q इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस एनी, जहां पर Q क्या है, Q है चार्ज, जिसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, Q क्या है, चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहां जो चार्ज डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, मतलब पहली बात तो चार्ज ना, चार्ज
अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज की हाइपोथेसिस होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। रियलिटी में दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है ना, मतलब ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, ठीक है, परिकल्पना करी गई है साइंटिस्ट के द्वारा। जब आगे 12th में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ अ चार्ज। अगर ज्यादा देखना है तो हमारा एक 12th का पर्टिकुलर वीडियो पड़ा है चार्ज वाला, ठीक है, और जहां पर कुलम्ब्स लॉ से पहले अगर चार्ज बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर विजिट करें, ठीक है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चार्ज है, ठीक है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो चार्ज होते हैं ना, जो चार्ज होते हैं वो चार्ज दो टाइप के होंगे। चार्ज जो होंगे, चार्ज कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको मिटा दो। ये समझ में आया कि जो चार्ज होंगे वो होल मल्टीपल में ट्रांसफर होंगे, मतलब या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई आधा चार्ज आ रहा, ठीक है, 1.5 2, ऐसा नहीं होगा, मतलब 2 तो हो जाएगा, मतलब 1.5 2.5 ऐसे करके चार्ज नहीं जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक, मिटा दिया जाए। चलो देखो, तो जो चार्ज होंगे, मतलब चार्ज की कहानी देखते हैं। तो अच्छा, जो चार्ज होगा वो चार्ज दो टाइप का हो सकता है। या तो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की कहानी देखें तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है? मान लो कि अगर हम एक कंडक्टर माने, ठीक है, सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट समझ लो बस ध्यान से। मान लो कंडक्टर माने, इस कंडक्टर में अगर सोचो हम एक बैटरी लगा दें, ठीक है, एक बैटरी लगा दें, तो अब जो हमने बैटरी कनेक्ट करी है, मान लो बैटरी या फिर सेल, अब इसका कुछ ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे ईएमएफ देखे तो बस वही पोटेंशियल है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां, किस डायरेक्शन में भागेंगे? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव। देखो बैटरी क्या करती है? अगर हम एक बैटरी का कॉन्सेप्ट देखें तो बैटरी क्या देती है? करंट देती है। हाँ सही है, बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है, मोशन क्रिएट कर देती है इलेक्ट्रॉन का, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन क्रिएट कर देती है बैटरी। तो अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो इस डायरेक्शन में भागेगा, है ना। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पहले बता रहे हैं। तो ये क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में भागेगा। तो पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की अगर हम डायरेक्शन देखें, क्या देखें? डायरेक्शन, तो वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? करंट की डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? करंट की डायरेक्शन में। और जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। कहां जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो नेगेटिव चार्ज है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो करंट की डायरेक्शन में ही जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो करंट की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यही क्रिएट होते हैं, इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को हम कर्नल्स बोलते हैं, मिलिट्री वाला नहीं, कर्नल, ठीक है, कर्नल। कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव वी पॉजिटिव, अरे सब वही है, ठीक है, जिससे दिखाना दिखाइए, ठीक है। कभी कभी ये भी समझते हैं, आगे पढ़ेंगे, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ये होल्स को हम कर्नल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स जो है करंट की डायरेक्शन में बढ़ते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नया नाम देते हैं कर्नल्स, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इनको हम कर्नल्स बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, अब क्या होने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब होगा क्या कि अगर हम देख रहे हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे। एक नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित।
तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, एंड दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, क्या करेंगे अट्रैक्ट। मतलब एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम सीधी तरीके से कह सकते हैं कि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम टाइप के जो भी होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टोरी समझ में आई चार्ज की। अगर यहां पर हम देखें चार्ज फ्लो, क्या देखें चार्ज फ्लो, तो ये जो चार्ज फ्लो की कहानी होती है ये क्या होती है, I इज इक्वल टू बोला जाता है dq बाई dt, ठीक है। मतलब चार्ज फ्लो क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है मतलब चार्ज कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम में, ठीक है। अगर हम चार्ज फ्लो देखें तो वो क्या होता है I इज इक्वल टू dq बाई dt, ठीक है। या फिर dq इज इक्वल टू हम यहां पर देखें तो dq इज इक्वल टू I dt, कितना हो जाएगा I dt, ठीक है। अब यहां तो डिफरेंशिएशन है नहीं, तो अगला डिस्कशन हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक। धारा क्या होती है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, ठीक है। तो मान लो अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट हमेशा यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगी। अब कहा जाएगी आगे डिस्कशन करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो मतलब कितना चार्ज फ्लो किया, बैटरी जो होती है, बैटरी अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्रिएट कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्रिएट कर दी तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए, इधर भागे करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो अभी हम लिख देंगे I इज इक्वल टू dq बाई dt, ठीक है। तो I क्या है, ठीक है, I क्या है, ठीक है। चार्ज की यूनिट की अगर हम बात कर लें, यूनिट चार्ज की क्या होती है, तो यूनिट चार्ज की होती है कूलम, ठीक है, ठीक। यूनिट क्या होती है कूलम, ठीक है। तो अगर यहां पर देखिए I इज इक्वल टू dq बाई dt, अगर यहां पर हम dt इज इक्वल टू कितना ले लें 1 पर यूनिट टाइम, क्या ले लें पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं करंट, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं। अब अगर हम करंट के हिसाब से देखें ना तो सब्सटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, पदार्थ 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं चालक। दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। सबसे लास्ट में आता है इंसुलेटर, क्या आता है इंसुलेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं कुचालक, जिसे हम क्या बोलते हैं कुचालक। चलो एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो कंडक्टर होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, कंडक्टर में बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर में जो होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सोच लो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है उतना बढ़िया कंडक्टर बनेगा। तो जो यहां से अब देखो जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू करेगी, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं कंडक्टर होता है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल लो, जो बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कहां होते हैं सरफेस पर तैरते हैं। कहां तैरते हैं सरफेस पर। इसी की वजह से जो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझना तो ऐसे समझ लो कि मतलब कोई भी चार्ज जो होता है, ठीक है, अपने अंदर एक फील्ड क्रिएट करके रखता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। चार्ज अपने अंदर फील्ड बनाता है। देखो सुनो ध्यान से, अगर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड।
आउटवर्ड। मतलब क्या है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कहां बनाएगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, बाहर की तरफ। और अगर हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज की कहानी, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कहां बनाएगा, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाता है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो रेडियली इनवर्ड बनाएगा। तो जो कंडक्टर के पास होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से एक गुड कंडक्टर बनता है। कंडक्टर देखो, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो चाहिए, बैटरी क्या करवाती है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करवाती है। अब बैटरी इलेक्ट्रॉन का मोशन करवा रही है, तो जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना तगड़ा मोशन होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये रैंडम टकराने लगते हैं आपस में ही, है ना, मतलब अपने मन से ही आपस में ही टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओरल समझ लो, है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, वीडी, जैसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, जैसे ही किसी कंडक्टर को, सुनो ध्यान से, अनुगमन वेग क्या होता है, अभी पोटेंशियल समझाएंगे तो समझना क्या है। ठीक है, पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक होता है हायर पोटेंशियल, एक होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आगे की कहानी अभी पोटेंशियल समझा रहे हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V, यहां का होगा 0। तो ये भैया हायर पोटेंशियल है, तो ये मान लो हायर पोटेंशियल, और ये वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन देखो मूव कहां कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। समझ पा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, अरे यार यहां का पोटेंशियल V, यहां का 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अभी पोटेंशियल समझा रहे हैं क्या है, एग्जैक्टली पोटेंशियल क्या है ना। ठीक है, सारी कहानी पोटेंशियल डिफरेंस ही की है ना। तो यहां 0 से V की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, कहां से, लोअर से हायर की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, VD क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, ठीक है, क्या होता है, मोशन कहां, लोअर से हायर की तरफ। हायर से लोअर ना बोलना, लोअर से कहां, हायर की तरफ। ठीक है, हायर की तरफ। तो जो लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, उसकी वजह से एक वेलोसिटी आती है, जैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से सारी कहानी होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ भगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, जिसी को हम, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो की वजह से करंट बनता है। ठीक है, ठीक, तो किसी कंडक्टर में यही होता है। देखो, किसी चीज के अंदर जितनी इंप्योरिटी रहेगी ना, जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी, करंट उतना फ्लो होगा, है ना। तब इंप्योरिटी की कहानी। सेमीकंडक्टर देखें तो ना ये कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर होते हैं, इनके बीच में लाई करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर में कुछ भी ले लो, जैसे सिल्वर, है ना, गोल्ड, सोना। ठीक ठीक है, प्रिंस वाली सोना छोड़ो, तो गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब सारी चीजें एक्सेट्रा। ठीक है, अब इंसुलेटर में क्या होता है, वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज्यादा फोर्स से बने होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर जो ऑक्टेट होता है वो फुलफिल्ड होता है, यहां ऑक्टेट अनफिल्ड होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। ऑक्टेट अनफिल्ड होता है, खुद ही समझ सकते हो, है ना। तो जितने मेटल्स है सब यही में आ जाते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फुलफिल्ड होते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो ये इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक, ये समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, तो समझ में आया। अगर इसकी हम यूनिट की बात कर लें, करंट की यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। चाहे एम्पियर यूज करिए या है कूलम पर सेकंड यूज करिए। ठीक है, कोई डाउट, बता दिया जाए। चलो अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलो समझते हैं।
तो हमारा डिस्कशन है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो हेडिंग लगेगी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अब देखो किताबें क्या बोलती हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, ठीक है। 10th तक क्या करेक्शन करने की जरूरत है कि पोटेंशियल क्या होता है। मान लो 2 पॉइंट मान लो, एक पॉइंट हमने क्या माना ए, दूसरा पॉइंट क्या माना बी। एक पॉइंट क्या माना ए, दूसरा पॉइंट क्या माना बी। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, कोई चार्ज रख दिया, मान लो कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे जो चार्ज है वो हमने रखा कोई टेस्ट चार्ज जिसकी ओन इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, हमें रखना है Q नॉट। Q नॉट है टेस्ट चार्ज, Q नॉट क्या है टेस्ट चार्ज, जिसे हम चूहा आवेश कहते हैं, मतलब छोटा आवेश कहते हैं। अब टेस्ट चार्ज की कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मायने रखती है, ये चीज याद रखिएगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो फिर डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। अगर रटना है तो रट लीजिएगा फिर, ठीक है, रटना है रट लीजिएगा। अगर समझना है तो फिर ध्यान से समझिए। Q नॉट क्या है टेस्ट चार्ज, Q नॉट क्या है टेस्ट चार्ज। अब हमने टेस्ट चार्ज क्यों रखा, क्योंकि टेस्ट चार्ज की कोई इतना छोटा चार्ज है कि उसकी कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब ये जो चार्ज है, तुम्हें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव चार्ज, देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपनी ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को इसकी फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उठा के लाना है, ठीक है। इस चार्ज को यहां लेके आना है। अब ये कंजर्वेटिव होता है, पाथ पे डिपेंड करता नहीं, चाहे इसे लेके आइए चाहे इसे लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सीधा लेके आइए, चाहे इधर से लेके आइए या फिर इधर से लेके आइए, चाहे इधर से लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहां क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम खुद वर्क करेंगे। वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। तो हमें वर्क ऐसे करना है कि चार्ज की वेलोसिटी चेंज ना हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, K इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब जाहिर से बात है वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में क्या ही चेंज हुआ, मास तो चेंज करेगा नहीं, है ना। काइनेटिक एनर्जी में जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई, ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मतलब सीधी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहां का 0 है। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। मतलब हमें वर्क ऐसे करना है, चार्ज को ऐसे उठा के लेके आना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। किताबों में बात, मतलब 10th की किताबें में बात मिसिंग रहती है, ठीक है। लगभग किताबें, जो अच्छी किताबें होंगी वो लिख के देती हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब हम इस चार्ज को उठा के यहां से लेके यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है। चार्ज को उठा के कहां से लेके आ रहे हैं, बी से लेके कहां आ रहे हैं, ए पर। तो फाइनल सिचुएशन हमारी क्या है, ए वाली। और चार्ज को ऐसे लेके आना है कि फिर से बोल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, मतलब बहुत धीरे धीरे, मतलब एकदम हम धीरे धीरे लेके आएंगे इस चार्ज को। कैसे लेके आएंगे, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है, मतलब आराम आराम लेके आएंगे, ठीक। मतलब ये वाला चार्ज अगर इस पे, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स क्या लगाएगा, F इज इक्वल टू QE। फोर्स लगाएगा वो कितनी लगाएगा, F इज इक्वल टू QE। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट वर्क करना है। कैसा वर्क करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, तो उसकी किसी अपोजिट डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, अपोजिट। तो ये डेफिनेशन इससे डिफाइंड है, ठीक है। पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, PD। पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है, उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो सुनो ध्यान से। तो अब इस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं यहां पर, तो अगर यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस PD, इट मींस V की बात करते हैं, V क्या, ऐसा डेल्टा V बोलिएगा,
डेल्टा वी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा डिफाइंड है, W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां लेके आ रहे हैं, B से कहां लेके आ रहे हैं, A की तरफ, B से कहां लेके आ रहे हैं, A की तरफ, ओवर टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये ऐसा डिफाइंड है, ठीक है। V इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो कहां से लेके आ रहे हैं, B से लेके आ रहे हैं A की तरफ ओवर टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, VA फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल VA माइनस का इनिशियल क्या था VB, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, B से A ओवर टेस्ट चार्ज Q नॉट। अच्छा, अब हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब टेस्ट चार्ज ही क्यों रखा, कॉज है कि टेस्ट चार्ज की कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नहीं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बढ़ जाएंगे, है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बढ़ जाएंगे, इनकी कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। अगर यहां पर हम बात करें क्या है कि इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट हम लिख लेते हैं, यूनिट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। दूसरी यूनिट हम बना सकते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज ही कूलम, तो जूल पर कूलम, दूसरी यूनिट जूल पर कूलम, ठीक है। तो अब देखो, सुनो ध्यान से कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी क्यों था। जैसे मान लो हम दो टर्मिनल लेके चलते हैं एक वायर के, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो सुनो बच्चा ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, क्या है कि अगर अच्छा चलो मान लो एक कैपेसिटर लगाते हैं, चलो एक कैपेसिटर लगाते हैं, उसे चार्ज करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर वही पंखा वाला कैपेसिटर है, इसको लगाते हैं, इसको चार्ज करते हैं। सुनो, ये कैपेसिटर लगा दिया हमने, कंडक्टर में कुछ भी हो सकता था, बट सुनो कैपेसिटर लगा दिया, बैटरी कैपेसिटर सी। अगर सुनो ये बैटरी के अक्रॉस बच्चा अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना, तो बैटरी कैपेसिटर को कभी चार्ज ही नहीं कर पाएगी। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हो, देखो समझने के लिए समझ सकते हो, जैसे मान लो वाटर को फ्लो करना है तो एक जगह ऊंची होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, या तो फिर खुद एनर्जी देके भगाएंगे तो अलग बात है ना, मतलब इसी तरह चार्ज फ्लो में भी है। तो यहाँ का मान लो पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो बैटरी के हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पोटेंशियल कितना होता है V, और जो इधर वाला नेगेटिव वाला वो 0। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया V, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ चलो ऐसा मान के चल रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ का 0, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है ये सब यहाँ जमा हो जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज है सब यहाँ जमा हो जाएगा। जैसे ही इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर आया, कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं, फोन वोन देखो चार्ज होना बंद क्यों हो जाता है, 100% चार्ज होने के बाद चार्ज हो। अच्छा देखो कोई भी चीज, कोई भी बैटरी 100% चार्ज नहीं होती, ये पता होना चाहिए। कोई भी चीज 100% चार्ज नहीं होती, इनफैक्ट कैपेसिटर भी 100% चार्ज नहीं होता, 100% चार्ज हो भी नहीं सकता, है ना, ठीक है। अस्सी वर्मा सर की बुक पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, जब 12th में जब पढ़ेंगे तो, कि कैपेसिटर कभी 100% चार्ज नहीं होता, ठीक है, 90.5% चार्ज होता है, बट उसके आगे, है ना, 95 95, 96, 99 है ना, 99, इनफैक्ट 99 तक हो सकता है, 100% चार्ज कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब दोनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम आ गया, दोनों का क्रॉस अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो यह समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी क्यों था, ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, जरूरी था। चलो तो अगला डिस्कशन हम करते हैं पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, देख लो बता दिया जाए। चलो तो अगला डिस्कशन हमारा पोटेंशियल के बारे में कि विभवांतर क्या है, सॉरी विभव क्या है। अगला डिस्कशन हमारा किसके बारे में है, पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, विभव। अब विभव देखो, विभव जैसी कोई चीज फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं, कब तक डिफाइंड नहीं, हाँ डिफाइंड नहीं, जिस तरह देखो, जिस तरह क्या है, एक बात समझो, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझा रहे हैं, शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, टीचर ने आपके बताया होगा कि जिस तरह, मतलब ये तो पता है ना कि इन्फिनिटी पे जाते हैं अगर हम, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं, 0,
उसी तरह इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को हम जीरो लेते हैं, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बी, 2 पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन ऑपरेशन कुछ भी होगा हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब एक चार्ज हमने क्या किया, मान लो यहां पर रखा है इन्फिनिटी पर, मान लो ये बी पॉइंट यहां है, मान लो कहीं पर है, ठीक है। ये बी पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है। ठीक, अब उठा के इस चार्ज को यहां लेके आना है सी तक, ठीक, चार्ज को यहां से लेके सी तक लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट कहां ले लिया है इन्फिनिटी पर, एक पॉइंट कहां ले लिया इन्फिनिटी पर, हम चार्ज को इसे उठा के लेके आएंगे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो वगैरह वगैरह, है ना। तो हम चार्ज को इसे लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इन्फिनिटी से उठा के लेके आएंगे, और जहां इन्फिनिटी होती है वहां पर हम पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, जीरो। तो जीरो मानने से फायदा ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी देखें तो W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां लेके आ रहे थे, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, ओवर, अभी देखना क्या कमाल होगा, ओवर क्यू नॉट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, बी टेंस टू ए ओवर क्यू नॉट। अब इन्होंने क्या कहा कि बी वाले को आप इन्फिनिटी मान लो, पोटेंशियल जब बी वाले पॉइंट को जैसे ही इन्फिनिटी मानेंगे, बी वाले को क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी, तो यहां का जो पोटेंशियल ऑन बी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। सोचो कितना दिमाग लगा डाला। अच्छा ये सब मन गढ़ंत कहानी है, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। साइंटिस्ट की मतलब कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहानी रच डाली, है ना, हमने नहीं रची, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रची, है ना। हम इसमें हमारा कोई पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, ये हम कतई नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहां क्या है कि मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा किया, तो यहां पर क्या हुआ, वीबी, तो वीबी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, वीबी को क्या ले लिया, जीरो, डब्ल्यू एक्सटर्नल, जैसे ही बी को कहां लिया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहां लेके आए, क्यू नॉट की तरफ, ठीक है। तो सीधा यही बोल देते हैं कि वी ए क्या होता है, पोटेंशियल ऑन वी ए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं, ए की तरफ, ओवर क्यू नॉट, ठीक है। तो देखो जब इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो चार्ज वार्ज मतलब डिस्टेंस समझ में आती नहीं है कि मतलब कितनी दूर चले हैं, तो ये कभी कभी उल्टा ले लेते हैं इसको, है ना, और इस वर्क को नेगेटिव डाल देते हैं, ठीक है। देखो हर जगह अलाउड नहीं है ऐसा करना, हर जगह अलाउड नहीं है ऐसा करना, लेकिन कभी कभी ये करते हैं कि मतलब यहां से, अब सोचो इन्फिनिटी से चले तो दूरी समझ में आएगी क्या, आप खुद ही बताइए, इन्फिनिटी से चलेंगे आप बता पाएंगे एग्जैक्ट कितनी दूरी चले हैं, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो चार्ज को उठा के लेके आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, पोटेंशियल ऑन ए वी ए की बात करें तो यहाँ क्या रख देते हैं, नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसको पलट के क्या कर लेते हैं, ए से इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, ए से कहाँ चले जाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ, ओवर क्यू नॉट। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, है ना, हम ऐसा काम करके चल रहे हैं, तो ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। जो समझना समझ ली, मतलब ये क्या है कि हम चार्ज को कहां से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से, और ये मनगढ़ंत कहानी है, पहले बोल चुके हैं। पोटेंशियल समझ में आया, पोटेंशियल क्या होता है, अच्छा किताबों में क्या डिफाइंड होता है, सीधा क्या बोल देते हैं, अच्छा देखो जैसे 10th स्टैंडर्ड तक देखेंगे तो V इज इक्वल टू सीधा बोल देते हैं, V इज इक्वल टू W/Q, है ना। तो अगर आपको ज्यादा समझना है तो आप इधर समझिए, ठीक है, एग्जैक्ट ये, ठीक है, लिखना है वो लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट यही, एग्जैक्ट अगर हम पोटेंशियल देखें कि एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है तो वो ये, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, चलो। तो ये समझ में आया कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। तो अगर इसकी भी हम यूनिट देखें, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, तो इसकी भी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वोल्ट, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक। कोई समस्या, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया, बिठा दिया जाए, चलो देखते हैं। तो अगला डिस्कशन हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, सर्किट वर्किट देख लेते थोड़ा सा, क्या देख रहे हैं, सर्किट, सर्किट को हम क्या बोलते हैं, परिपथ, क्या बोलते हैं, परिपथ,
अब ये सर्किट क्या होता है, ठीक है, सर्किट ध्यान से समझो कि मतलब जब देखो हम सर्किट क्या होता है, जब भी हम क्या करें दो टर्मिनल्स को मतलब क्लोज लूप बना देते हैं वो सर्किट बनता है। मतलब ये कैसा हो रहा, देखो मान लो कि जैसे यहाँ पर एक बल्ब लगाया हमने, अरे मान लो यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, दिल नहीं है बल्ब है, ऐसा समझो। यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दी, एक की लगा दी, यहाँ पर लगा दिया एक अमीटर, है ना। अमीटर को जब कनेक्ट करेंगे तो इसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, बट जैसे पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे, मतलब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे करें, टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, और मीटर को हमने ऐसे कनेक्ट किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। यही क्या है हमारा सर्किट। आ गया समझ में। चलो अगला डिस्कशन हम करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रतिरोध के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस समझने के लिए देखो क्या समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस V, देखो यहां से V इज इक्वल टू क्या होता है, RI, बेसिकली ओम्स लॉ नहीं है, अभी आगे डिस्कशन करेंगे। अगर हम देख रहे हैं यहां से हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, तो क्या होगा V/I। तो क्या रेजिस्टेंस V पर डिपेंड करता है, जवाब है नहीं। देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, से मान लो एक वायर मान लें हम, ये वायर है हमारा, रेजिस्टेंस वो होता है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस वो होता है, रेजिस्टेंस वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है, कि करंट को पास ना होने देने की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। करंट को पास ना होने देने की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है, कि मतलब करंट का जो विरोध करता है कि हम करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस V पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या V पर डिपेंड करता है, नॉट, ठीक। अगर क्या रेजिस्टेंस I पर डिपेंड करता है, जवाब है नहीं, ठीक है, दोनों का जवाब है नो, ना ही V पर डिपेंड करता है, ना ही I पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि रेजिस्टेंस, यहाँ इस फॉर्मूले को देख के अगर कोई बोल दे कि रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है, नहीं भैया, रेजिस्टेंस V पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना। रेजिस्टेंस I पे डिपेंड ही नहीं करता, ना रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करेगा, ना ही रेजिस्टेंस I पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ना ही करंट पे ना ही V पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक अलग ही प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, करंट का विरोध करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेजिस्टिविटी समझेंगे। हम फैक्टर समझ रहे हैं कि फैक्टर जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। से फैक्टर देख रहे हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ। क्या है, लेंथ। मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब जितना लंबा तार लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मतलब इस चीज का प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, सुनो ध्यान से। एक छोटी सी बैटरी लेना, मतलब छोटी सी बैटरी क्या, 3.7 वोल्ट की बैटरी लेना, एक छोटा सा वायर से कनेक्ट करके पहले एक बल्ब जला के देख लेना, एक बड़ा सा वायर से कनेक्ट करके बल्ब जला के देख लेना। जो बड़े वाले वायर से होगा, जो बल्ब होगा वो स्लो जलेगा, और छोटे वाले वायर से बल्ब जो होगा वो क्या जलेगा, बढ़िया जलेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा तेज जलेगा। तो जितना लेंथ बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। ये चीज पहली चीज रिमाइंड रखिए कि जितनी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें, अगली बात करें, ठीक है, क्या दूसरी चीज जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे, ठीक है, एरिया। और कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है, या फिर जो भी है। तो अगर जितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना घट जाएगा। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। अब सोचो, सुनो ध्यान से समझाऊं मैं। अगर जैसे मान लो छोटा सा गेट
है ना, एक छोटा सा गेट से इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो क्रिएट होता है ना। मान लो छोटा सा गेट है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कोई रियलिटी में कुछ है नहीं, बस जस्ट समझा रहा हूँ। जैसे मान लो गेट छोटा सा है, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं, तो जैसे वायर पतला सा है और पतले वायर को हम कंपेयर कर रहे हैं छोटे से गेट से, तो वहां से क्या इकट्ठे अगर हम हिंड्रेशन छोड़े, हिंड्रेशन मतलब भीड़, जितना भी हिंड्रेशन मतलब जितनी भी भीड़ है, क्या इकट्ठे पास आउट हो पाएगी, इकट्ठे निकल पाएगी? जवाब है नहीं भैया। जैसे गेटवे छोटा है, अब गेट ही छोटा है, तो इंसान कहाँ ज्यादा निकल पाएंगे? सोचो गेट बड़ा कर दे तो बहुत सारे आदमी एक ही साथ में पार हो जाएंगे। मतलब यही है कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज हो जाएगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगली जो चीज है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तीसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर को अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चौथी जो चीज है जहां पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो नेचर पे। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के नेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस दो टाइप के, मतलब रेजिस्टेंस कभी वेरिएबल होता है, कभी रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होता। मतलब रेजिस्टेंस दो टाइप का हो सकता है, रेजिस्टेंस वेरिएबल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और रेजिस्टेंस फिक्स भी हो सकता है। दोनों बात समझ के चलना। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसी में हम रिओस्टेंस का यूज करते हैं, धारा नियंत्रक। अभी थोड़ी देर पहले सिंबल बताया नहीं था, ये वाला। यहां रेजिस्टेंस वेरिएबल ही तो होता है। सोचो, हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, रेजिस्टेंस यहां वेरिएबल ही होता है। ठीक है, और फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, फिक्स तो वैसे होता नहीं, अगर फिजिकल टेम्परेचर में चेंज कर देंगे, टेम्परेचर में तो रेजिस्टेंस बढ़ ही जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। कोलिजन होता है भैया, अंदर होता है जो कोलिजन होता है, क्रमागत टक्कर होती है, कोलिजन की वजह से ऐसा हो रहा हो। ठीक है, तो 12th में जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। ठीक है, तो यही हम कहानी देख लेते हैं किसकी, स्पेसिफिक कैपेसिटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो इन तीनों को मिला के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बनता है। मतलब R डिपेंड करता है L पे, ये पता है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के, दोनों को एक साथ सबमिशन करते हैं तो R कितना हो जाता है, R प्रोपोर्शनल हो जाता है L/A। इसको समेट दो तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, रो इज इक्वल टू L/A। तो अगर हम रो निकालें तो रो इज इक्वल टू हो जाता है RA/L। समझ में आना, रो इज इक्वल टू कितना हो गया, RA/L। रो कितना हो गया, RA/L। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, नोट कर लो, अभी समझा रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक, कोई समस्या? ठीक, मिटा दिया जाए। ठीक है, इधर देखो, इसे मिटा के इधर हम समझा रहे हैं। सुनो, मिटा दे उधर, देखो ध्यान से, चलो। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें, चलो इधर देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहां ड्राइव कर रहे हैं। तो R किसके प्रोपोर्शनल था, L के। ठीक है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, 1/A के। तो यहां से R को एक साथ कनेक्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, L/A। तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आया रो/A। अब जो रो है यही तो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बस दरअसल ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना हो कि ये रेजिस्टिविटी, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अगर यहां पर हम रो निकालें तो रो इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, RA/L। ठीक है, तो जहां पर रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगला क्या है, L, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ कितनी है। ठीक है, A क्या है, एरिया ऑफ द वायर,
एरिया ऑफ द वायर, ठीक है, ये क्या है, एरिया है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा रो का, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अगर हम इनको डिफाइन करें तो अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, तो R इज इक्वल टू अगर हम कितना ले लें, A इज इक्वल टू एरिया कितना ले लें 1, और L इज इक्वल टू कितना ले लें 1, ठीक है। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, दरअसल A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखो समझाओ ध्यान से, ये वाला जो एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A, ये हो गई इसकी लेंथ L, ये वाले इसकी लेंथ क्या होगी L, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो सभी को अगर हम 1 रख दें तो रो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, R, ठीक है। देखो पर यूनिट लेंथ ले लें, एंड एरिया इज इक्वल टू क्या ले लें, यूनिटरी एरिया, पर यूनिट लेंथ ले लें, एंड एरिया क्या ले लें, यूनिटरी, तो उस पे जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वही क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पे मैं हेडिंग लगा दूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे ये कहां, यही है, ठीक है, पर रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या बताया गया था कि रेजिस्टेंस वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देख लो, बता दिया जाए, चलो ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। चलो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होगा, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, कंडक्टर वंडक्टर पढ़ चुके हैं, काफी कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो अब देख रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। चलो तो हेडिंग लगेगी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है, हेडिंग लगेगी ओम का नियम। तो ओम्स लॉ क्या है, तो देखो डेफिनेशन सुनो ओम्स लॉ की, क्या है कि ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट दैट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आया कुछ नहीं, बहुत इंग्लिश हो गई, ठीक है, कुछ ज्यादा ही इंग्लिश हो गई है ना, मतलब क्या समझा रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से कि क्या बोला गया है कि समझो, मान लो एक कंडक्टर है, अच्छा, इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आई, इनके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल देखें तो वो कितना है, मान लो V, ठीक है, पोटेंशियल कितना है V। तो यही बोलना है कि अगर इस वायर के टेम्परेचर में, ठीक है, फिजिकल कंडीशन में चेंज ना करो, यही बोलना है कि जो फिजिकल कंडीशन है ना, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, इन सब में चेंज ना करो। इन सब में चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आप सपोज कर लो करंट फ्लो हो रही है, आप आया हथौड़ा खींच के मार दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर सरफेस वाला होगा वो घुस जाए, मतलब दब जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो फिर ये मतलब वही बोल रहा है कि फिजिकल कंडीशन में चेंज ना करो तो V प्रोपोर्शनल आई होता है। सीधी तरीके से उनसे आप बोल के चले गए कि V प्रोपोर्शनल आई होता है, तो V को सुधार के इन्होंने लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, क्या आया, रेजिस्टेंस R, तो क्या लिख दिया, V इज इक्वल टू R आई, सीधा बोल के चले गए। V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, V विभवांतर है, I क्या है, करंट, I क्या है, करंट इन वायर, ठीक है। तो ओम्स लॉ यही है कि ऑल द फिजिकल कंडीशन, लिख दूं मैं, देखो ओम्स लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, क्या है, ऑल द फिजिकल कंडीशन, ऑल द फिजिकल कंडीशन remains constant that like temperature, pressure, etc. the current
द करंट flowing in the conductor is directly proportional to potential difference। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यही ओम्स लॉ है। क्या है? ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट दैट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हिंदी में बोले तो ये बोलेंगे कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार में बहने वाली धारा और उस सिरों के बीच उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है, वी प्रोपोर्शनल। ठीक है, आई तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, समझ में आया? ठीक है, और डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर देखा गया कि ओम्स लॉ पढ़ने के बाद, ठीक है, अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ओम्स लॉ पढ़ने के बाद इन्होंने बोला कि जो सर्किट होते हैं ना, इन्होंने सर्किट को क्लासिफाई कर दिया दो टाइप से। ठीक है, तो जो सर्किट थे मतलब परिपथ थे उनको दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया। मिटा दें, देख लो, कोई समस्या तो नहीं है? चलो, तो इन्होंने क्या किया? अच्छा, देखते हैं। जो सर्किट थे, इन्होंने क्या किया? ओम्स लॉ ने से जो सर्किट थे जिसको हम क्या बोलते हैं? परिपथ। तो परिपथ को क्लासिफाई कर दिया दो टाइप से। बोला कि जो सर्किट होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे ओम्स सर्किट, ठीक है, और एक होंगे नॉन ओम सर्किट। नॉन ओम्स सर्किट। ठीक है, इनको एक को बोलते हैं ओमी परिपथ, दूसरे को बोलते हैं अनोमी परिपथ। तो जो ओम्स सर्किट होंगे वो कैसे सर्किट होंगे? ओम सर्किट। तो ओम सर्किट क्या होंगे? कह रहे हैं कि जब भी पोटेंशियल और करंट के बीच का आप ग्राफ खींचोगे, जब भी पोटेंशियल और करंट के बीच का आप ग्राफ खींचोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जब भी पोटेंशियल और इसके बीच का जब ग्राफ खींचोगे तो आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। V इज इक्वल टू क्या होता है? आर आई। आर इज इक्वल टू V बाई आई। क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, ये समझ में आ रहा? ठीक है, ठीक। tan थीटा से स्लोप लोप निकाल के हम बता सकते हैं। तो जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? स्लोप दिख रहा है ऐसा, मतलब क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी ओम सर्किट में। ठीक है, क्या मिलने वाली है? स्ट्रेट लाइन। और कह रहा कि अगर नॉन ओम सर्किट है, ठीक है, कौन सा? नॉन ओम सर्किट। नॉन ओम्स सर्किट। तो यहां नॉन ओम सर्किट में क्या मिलेगा? जब भी V और I के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां V है और यहां I है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां कर्व मिलेगा, है ना। मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ओम सर्किट। मतलब ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओम सर्किट बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उन्हें हम नॉन ओम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या देख रहे हैं? वेरिफिकेशन। मिटा दें, चलो देखो क्या देख रहे हैं? वेरिफिकेशन। चलो देखते हैं। तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन देख रहे हैं। अच्छा, तो वेरिफिकेशन करेंगे कैसे? इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक रजिस्टर लेंगे। चलो ये मान लिया एक रजिस्टर लिया हमने, और रजिस्टर को हमने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चलो ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पे लगा दिया हमने अमीटर ए,
और यहां पे लगा दिया हमने की, क्या लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पोटेंशियल V, यहां पर क्या लगा दिया हमने, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पता है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा कुछ कुछ कहीं कहीं यहां पर, ठीक है, धारा नियंत्रक लगा देते हैं, रियोस्टेंस, ठीक है, मतलब करंट को क्या करने के लिए, कि करंट को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक लगा दिया। तो ये है, तो यहां जब हम करंट को देखेंगे I, और यहां का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है R, और रेजिस्टेंस कितने ओम का यूज किया है ये देख लीजिएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम, ठीक, रेजिस्टेंस कितने ओम का यूज किया है। तो कह रहा है कि जब इनको आप चेक कर करके बार बार, ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, मान लो कि आपने यूज किया है मतलब बैटरी, मान लो बैटरी जो यूज करी है V इज इक्वल टू, मान लो जो भी करंट रहा होगा, अगर इनका हम प्रोपोजलिटी देखेंगे, V देख रहे हैं, ठीक है, करंट निकालेंगे, तो दोनों के बीच का जब हम ग्राफ देखेंगे, चलो मान लो कि रेजिस्टेंस आपने रखा 10 ओम का, मान लो 10 ओम का, ठीक है, और आपने पहले, ठीक है, देखो हमें क्या पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, RI, है ना, तो अगर I निकाले तो कितना हो जाएगा, V/R, है ना, जो बैटरी भी रख ली, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट की रख ली, 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो रखना है रख लीजिएगा। करंट निकाले I, ठीक है, तो पहले बैटरी को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, पहले कितना दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके देंगे। तो मतलब पहले 1 वोल्ट दे रहे हैं, फिर 2 वोल्ट दे रहे हैं, फिर 3 वोल्ट दे रहे हैं, तो बार बार जब हम वोल्ट को प्रोड्यूस करते जाएंगे तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम वोल्ट को प्रोड्यूस करते जाएंगे तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, ठीक है। तो जितना वोल्ट और इनको देखोगे तो इनके जो पॉइंट मेजर होंगे ना, जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो बस वेरीफाई हो गया ओम्स लॉ, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना है, V, यहाँ पे क्या रखना है, V, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे V, यहाँ I, यहाँ V, यहाँ I, ठीक है, ठीक। तो ऐसे ओम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन हम कर ले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में, कि रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिटा दिया जाए, चलो मिटा दें। तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो 2 टाइप का होता है। रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मतलब रेजिस्टर को हम कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, संयोजन जो होगा वो 2 टाइप से होगा। रेजिस्टर को या तो हम पैरेलल कॉम्बिनेट कर देंगे, कैसा, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल, ठीक है, या तो उसे हम काहे में जोड़ेंगे, श्रेणी में, श्रेणी क्रम संयोजन, या फिर उसे हम जोड़ देंगे कहां, समांतर क्रम संयोजन, कहां, या तो श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ देंगे या फिर समांतर क्रम संयोजन जोड़ देंगे। मतलब या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा या फिर कॉम्बिनेशन इन सीरीज होगा, ठीक है। अगर मैं ओरल समझाऊं तो जैसे मान लो आपके पास सेल है, मान लो सेल है ना, अच्छा, ये सेल का मान लो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, समझो ध्यान से कि पैरेलल लो, ये क्या है, हवे में बातें आ रही है, बस कुछ नहीं है, सब हवा है, ठीक है। ये मान लो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये वाला नेगेटिव हिस्सा है। तो अब इन सेल को हम कैसे जोड़ सकते हैं, एक हम जोड़ सकते हैं कि इसके पॉजिटिव को उठा दें, इसके नेगेटिव को उठा ले, पॉजिटिव में जोड़ दें, इसके नेगेटिव को उठा ले, इसके पॉजिटिव में जोड़ दें, एक तरफ से नेगेटिव निकाल दें, एक तरफ से पॉजिटिव निकाल दें। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये कॉम्बिनेशन हुआ है सीरीज का, ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ है, सीरीज का। मतलब यहां क्या किया है, इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले से जोड़ दिया, इसका दूसरा इसके पहले से जोड़ दिया, एक तरफ इसके पहले वाले से प्लस निकाल दिया, इसके दूसरे वाले से माइनस निकाल दिया। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है।
इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? यहां पर दरअसल ना वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, यहां पर वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहां वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वहां वोल्ट सेम ही रहेगा, यहां वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल मान लो कितना है V1, इसका V2, इसका V3, भैया टर्मिनल के बीच का होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 दोनों को, मतलब अरे पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंगे, ऐसा बोल रहे हैं क्या? ठीक है यार, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 E2 E3 मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें ये समझ में आया कि हम दो टाइप से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज में जोड़ सकते हैं, दूसरा कैसे जोड़ सकते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप से कॉम्बिनेट हम कर सकते हैं। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, देख लो, मिटा दें, चलो देखो, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन कौन सा देख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में कैसे कॉम्बिनेट करेंगे? श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 3 रजिस्टर लेके चल रहे हैं। तो मान लो कि हमारे पास 3 रजिस्टर है, फॉर्मूला वॉर्मूला सब देखेंगे। तो ये मान लो 3 रजिस्टर है, पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, ठीक है, 3 रजिस्टर है अपने पास। ये हुआ पहला रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी, ठीक, बैटरी से जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका पोटेंशियल V1 यहां से लेके यहां तक पहला टर्मिनल, ठीक है, इसका पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक कितना? V2, और यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल अगर हम देखें तो वो कितना है? V3, ठीक है, पोटेंशियल कितना है? V3। तो पोटेंशियल कहाँ होता है? टर्मिनल्स के बीच में होता है ना। तो यहाँ 3 टर्मिनल है ना, V1 V2 V3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होगा? पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ करंट गया I, तो यहाँ भी करंट रहेगा I, यहाँ भी करंट रहेगा I, यहाँ भी करंट रहेगा I। बच्चा सुनो ध्यान से, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, बहुत मतलब सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहती है ना बच्चा, वो क्या रहती है? सेम। करंट क्या रहती है? सेम, मतलब कांस्टेंट। करंट क्या रहती है? कांस्टेंट। फील से समझना। और जो V रहता है ना, V रहता है डिफरेंट। क्या रहता है? डिफरेंट। मतलब जब V डिफरेंट हो, सीधी तरीके से जब V डिफरेंट हो और I सेम, जब V डिफरेंट हो और I सेम है, तो जाहिर सी बात है जो जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, वो किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। वो किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, इस वाले का पोटेंशियल देखें, यहां का पोटेंशियल की बात करें तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? करंट कितना है? V इज इक्वल टू क्या होता है? RI। V इज इक्वल टू क्या होता है? RI, है ना। तो अगर यहां से V1 कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? R1I। यहां से V2 कितना हो जाएगा? R2I। कितना हो जाएगा? R2I। V3 कितना हो जाएगा? R3I। समझ में आ रहा? V1 कितना हो जाएगा? R1I। V2 कितना हो जाएगा? R2I। V3 कितना हो जाएगा? R3I, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? RI, ठीक है। तो अगर यहां हम VNet कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? VNet, तो VNet इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ VNet देख रहे हैं तो VNet इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 कितना हो जाएगा? V1 कितना है? R1I। ये कितना हो गया? R2I। ये कितना हो गया? R3I। देखो पूरे से कॉमन I मिल रहा है, I कॉमन, तो कितना हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I हटा देते हैं तो VNet, ठीक है, क्या हो गया? VNet बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो, अगर हम देखें यहां पर V इज इक्वल टू RI से, V इज इक्वल टू RI से, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई R। तो यहां हम क्या रख सकते हैं? INet, मतलब R सॉरी, V इज इक्वल टू RI से, तो यहां हम देखें R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई I इज इक्वल टू R। तो यहां पर हम देखें R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट कितना आएगा? कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3।
आर इक्विवेलेंट निकाले, यहां से कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आर इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर मान लो n रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्टर हैं, n रजिस्टर हैं, तो R इक्विवेलेंट यहां से क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस का Rn, कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको बहुत ज्यादा फील आया होगा, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तक तो हमने क्या देखा था, सीरीज, अब हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, देखो जैसे ही हमारा फिजिक्स का ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब 10th वाला, हम आपको 10th की मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, शुरुआत से एकदम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, देखो मान लो कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेट कर रहे हैं, तो पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है। इनको हमने कैसे अटैच किया है, पैरेलल से, मतलब सारे के पॉजिटिव वाले एक तरफ कर दिए और सारे नेगेटिव वाले एक तरफ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो तो यहां हमने क्या लगा दिया, बैटरी, ठीक ठीक, बैटरी लगा दी, ठीक है। चाहो तो की भी लगा लो, मर्जी हो तो, ठीक है, जो मर्जी। सोचो यहां से करंट गई, तो यहां करंट गई, तो यहां से बच्चा करंट आई गई है, तो यहां करंट 3 पार्ट में टूट नहीं जाएगी, यहां I1, यहां पर I2, यहां पर I3, फिर से करंट 3 से टूटती हुई आएगी, यहां से फिर से I1, यहां I2, यहां I3, मिलके फिर से करंट क्या बनेगी, I, और I गई, I वापस, I करंट गई, I करंट वापस। इसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं R1, R2, R3। जरा गौर से देखो, तो यहां जो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल है ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब करंट क्या हो, डिफरेंट, जब करंट क्या हो, डिफरेंट, और V क्या हो, सेम, करंट क्या हो, डिफरेंट, और V क्या हो, सेम, तो जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई। जब I डिफरेंट है, जब I क्या है, डिफरेंट, और V सेम है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अगर यहां पर हम I की वैल्यू देखें तो V इज इक्वल टू RI होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, RI, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, V बाई R1, V बाई I, R इज इक्वल टू I, तो यहाँ I की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, V बाई R1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, V बाई R2, यहाँ क्या हो जाएगा, V बाई R3। तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, I इक्विवेलेंट, तो I इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, V बाई R3। तो यहां से क्या करते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हुआ, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस का 1 बाई R3, ये हुआ। V हटा देते हैं तो V I इक्विवेलेंट, तो ये कितना हुआ, I इक्विवेलेंट बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस का 1 बाई R3, ठीक है, 1 बाई R3 I इक्विवेलेंट। अब देखो जो इसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू RI से,
अगर हम देखो यहाँ पर ये क्या रखें v, यहाँ देखो क्या रखें 1/r इज इक्वल टू I/v हो जाएगा, ये वही तो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये वो अगर मान लो दो कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं, सॉरी दो रजिस्टर हैं, कितने रजिस्टर हैं, दो रजिस्टर। तो दो रजिस्टर हैं तो 1/r इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कितना 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस फॉर्मूले को इसे यूज करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो सुनो ध्यान से, r2 के इधर मल्टीप्लाई करिए r1 के इधर, तो 1/r इक्विवेलेंट निकालें तो कितना हो जाएगा r2 प्लस r1 बाई r1 r2, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा r1 r2 बाई r1 प्लस r2, r1 प्लस, ये समझ में आया, ठीक है। अगर क्या है सॉरी यहाँ पर कितना है 1/r3, ठीक है। तो अगर हमारे पास, ये समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अगर हमारे पास n कैपेसिटर है तो ये कितना हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 rn, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/rn, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो करंट है वो डिफरेंट होगी, v सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी, v सेम होगा। हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए। चलो अगला हम देख रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि मतलब अभी तक हमने देख लिया सीरीज पैरेलल, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा मिटा के वो वाला फॉर्मूला लिख दें। जब n कैपेसिटर है, तो जब n कैपेसिटर है, क्या है n कैपेसिटर है, ठीक है। तो n कैपेसिटर तो क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस का 1/r3 प्लस का डॉट 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 प्लस 1/rn, कितना हो जाएगा 1/rn। कोई डाउट, कोई डाउट, बता दिया जाए, चलो ठीक है, नोट कर लो, बता दें। चलो अगला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसा है, मिक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, तीन टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल, सीरीज एंड मिक्स, ठीक है। अभी तो हमने दो ही बताए थे। कॉम्बिनेशन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, तीसरा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो कि ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। मान लो, सुनो समझा रहे, से मान लो ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये रजिस्टर कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है। रजिस्टर कैसे हैं, सीरीज। यहां से कोई उठा के यहां कोई रजिस्टर लगा दे, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। हो सकता है कभी कभी ऐसा दिख जाए कि ये एक इधर, ठीक है, एक इधर, ठीक, एक इधर, यहाँ रजिस्टर लगा दे, एक यहाँ रजिस्टर लगा दे, ठीक है। तो कभी कभी तो पैरेलल और सीरीज समझ में भी नहीं आता कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में है, ठीक है। बट कभी कभी होता, हमेशा नहीं होता। तो इसे लगा दिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन, जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों होता है, ठीक है। तो इनको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे कि मिक्स कॉम्बिनेशन को डील कैसे करना है, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।